आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RCT क्लासेस में और आपके साथ है मनीष सिंह। और आज का हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्टेड। चलो स्टूडेंट, आज हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे और कुछ नया जो पेपर में आता है। मोस्टली तो आया है 2-3 साल, पिछले 2 साल पहले तो आया था ये क्वेश्चन और ये अच्छे मार्क्स का आया था। तो हम सोच रहे हैं कि इस साल भी आ सकता है पेपर में, तो एक बार उसमें देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा और हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का कंसेप्ट है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम आज कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का? पहली बात, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जब हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट्स रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इट्स रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अब इसमें हमारी सबसे एक बड़ी बात होती है कि हमें इस नाम से पता चल रहा है, ये नाम क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन मतलब कंज्यूम करना, जो कंज्यूम करते हैं, और एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम करने में हम खर्च करते हैं पैसा। तो हमें हिंदी में तो मतलब समझ आ गया, तो हम अपनी वे में इसे लिख सकते हैं। तो अब हमें सबसे बड़ा डाउट ये क्या होता है कि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है, आप या हम? हु आर दी कंज्यूमर्स? हु आर दी कंज्यूमर्स? आप और मैं? नहीं नहीं नहीं, 3 लोग हैं कंज्यूमर्स। 3 लोग। एक हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड कौन? आप और हम, जो हम अपने घर में जो कंज्यूम करते हैं, उस पर एक्सपेंस करते हैं, वो हाउसहोल्ड में आता है। और दूसरी बात, दूसरा कौन करता है? अब ये सोचने की बात है, लेकिन दूसरा हम बताते हैं। दूसरे करते हैं गवर्नमेंट। अब बोलेंगे गवर्नमेंट किस चीज़ पे करती है, अभी आगे बताते हैं वो। अब इसके बाद तीसरा कौन है कंपोनेंट इसका? तीसरा कंपोनेंट है इनके नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि एनजीओज, टेम्पल्स, गुरुद्वारा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सब हमारे रिलीजन प्लेसेस हैं। अब हाउसहोल्ड क्यों करता है कंज्यूम? अब हमें पता है कि हम क्यों करते हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम यहाँ लिखेंगे बाय कंजप्शन फॉर बाय गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन। हम अब गुड्स क्यों खरीदते हैं? अपनी सेटिस्फैक्शंस के लिए। अब गवर्नमेंट किस लिए खरीदती है गुड? गवर्नमेंट किस लिए? आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो वहाँ मील मिलती है, डेली मील मिलती है, लंच मील मिलती है लोगों को। तो गवर्नमेंट हमेशा गुड्स क्यों कंज्यूम करती है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट क्यों कंज्यूम कर, किस लिए? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आपको गवर्नमेंट स्कूल में मील मिलती है, लेबर को खाना मिलता है, मील मिलती है, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट कंजप्शन करती है, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करती है। अब बात आती है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये लोग भी करते हैं। इसका तो लाइव एग्जांपल है बंगला साहिब, वो भी तो करता है, वो लाइव एग्जांपल है, उससे तो ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी तो एक गुरुद्वारा है, उसमें भी खाना मिलता है, मील मिलती है लोगों को, रोज़ मिलती है। तो वो किस लिए करता है? हम इसे नाम दे देते हैं फॉर चैरिटी। वो चैरिटी वर्क के लिए करता है। तो गाइस हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि कंज्यूमर कौन कौन है? हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट
और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड सेटिस्फेक्शन के लिए करती है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करती है, और जो प्राइवेट नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो चैरिटी वर्क के लिए करती है। तो गाइज हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहीं ख़त्म होता है और ये क्वेश्चन आता है। तो गाइज इसको ध्यान से समझ लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में बता देना। अब हम अगर एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने जब पढ़ा था, जब हमने बताया था कि वो 3 कंपोनेंट्स हैं, अब उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पहला क्या था? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है वो ऐड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। थर्ड और एक और ऐड करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। NGO, टेम्पल्स एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल इसमें लिखना है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिख रहे हैं तो उसके बाद इतना ही नहीं छोड़ना है, उसके बाद ये भी लिखना है NGO, टेम्पल्स एक्सेट्रा। हमें दिखाना पड़ेगा कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, ये ज़रूरी है। तो अभी हम कभी कभार इसे छोड़ देते हैं कि यार ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ। गाइस ये याद रखना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इन चीज़ों को। चलो अब हमें पता चल गया कि एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे निकलेगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऐड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऐड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन NGO, टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो ये याद रखना गाइज। तो ये चीज़ होगी हमारी आज कंजप्शन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स भी कर लिए हमने। ये कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। और कंसेप्ट ये रहा, इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो ये इसका कंसेप्ट कहता है कि अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं तो कंज्यूमर करता है, और कंज्यूमर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और हमने अभी वो बता दिए। तो गाइस तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का है और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 110% आते हैं और जो कि हमेशा कंफ्यूजन में ही निकल जाते हैं बच्चों के, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना हमेशा। तो आज हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक हम बेसिकली स्टॉक को हम क्या कहते हैं? एक जहाँ कहीं सामान पड़ा हो, कहीं सामान रखा हो, किसी चीज़ का, अगर क्लोथ्स का बंडल रखा है एक गोडाउन में तो हम उसे स्टॉक कहेंगे। मतलब एक माल जहाँ रुका हुआ है, ना उसमें कुछ बढ़ रहा है कम हो रहा है, स्टॉक है वो। उस टाइम में मैं क्या बोलूँगा, इतना माल है, स्टॉक है मेरे पास ये। और फ्लो से क्या समझ आ रहा है? फ्लो मतलब एक कंटिन्यूस चीज़ें कंटिन्यूस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल फ्लो का देता हूँ। फ्लो का एग्जांपल आपका मनी, मेरे पास बैंक में 50,000 कैश है, 50,000 कैश है मेरे में, अभी है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे 50,000 कैश है मेरे पास।
तो फिर अगर मैं हर महीने 200 निकाले जा रहा हूँ, 200 निकाले जा रहा हूँ, जनवरी में 200 निकाले, फरवरी में 200 निकाले, मार्च में 200 निकाले, तो ये जो 200 है ये मेरा फ्लो है। मैं फ्लो से कंटिन्यूसली 200 निकाले जा रहा हूँ। और जो जनवरी में 50,000 मेरे पास कैश था, बैंक में था, वो मेरा स्टॉक है, जो रुका हुआ है। तो हम स्टॉक के बारे में भी पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टॉक होता क्या है? स्टॉक्स are the quantity which are measured at a point of time, at a point of time इसका कीवर्ड है, इसका मेन पॉइंट। अगर आप स्टॉक की डेफिनेशन पूछी एक नंबर में और आप यही लिख के आगे ना, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि इसका जो पॉइंट है, इसका जो मतलब है सिर्फ यही है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो आप मेजर करते हो एक समय में, उस टाइम में आपके क्या है, उसे स्टॉक कहते हैं बस। और इसके बाद हमने लिखा है ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वही लैंग्वेज को हमने एक और लाइन में लिख दिया कि वो सारी वैल्यूज स्टॉक वैल्यूज होंगी जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में होंगी, तो इसका सबसे बड़ी बात स्टॉक में क्या होता है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें कोई टाइम की वैल्यू नहीं होती, ना आप टाइम पूछोगे किसी से। बस आप स्टॉक में पूछते हैं कि यार आज कितना स्टॉक है, आज के डे का कितना स्टॉक है, आप ना उसे कुछ बता रहे हो कि इतने से इतने दिन तक का स्टॉक बताओ। आप पूछोगे स्टॉक कितना बचा मार्केट में, इतना बचा है सर। अगर मैंने उससे पूछा आज मैं सेलर हूँ, क्लोथ सेलर हूँ, और मैंने अपने वर्कर से पूछा आज स्टॉक कितना है, तो वो मेरे को ये बताएगा कि सर 20 पैकेट पड़े हैं, 20 पैकेट जो है वो मेरा स्टॉक है। वो ये नहीं बोलेगा सर 19 तारीख को से 31 तक इतना स्टॉक बचा है हमारे पास, वो ऐसे नहीं बोलेगा। डिटेल और डेट नहीं बताएगा, टाइम नहीं बताएगा, वो हमें सिर्फ एक क्वांटिटी बताएगा। तो हम स्टॉक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टॉक वो क्वांटिटी है जो मेजर्ड होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो है वेल्थ। आपकी वेल्थ को लोग पूछेंगे कि आपकी वेल्थ कितनी है, ये नहीं पूछेंगे कब से कहाँ तक कितनी वेल्थ थी तुम्हारी, आज की वेल्थ कितनी है, तुम आज की वेल्थ बताओगे होते, तो वो एक स्टॉक है। लेबर फोर्स, आज के टाइम में तुम्हारी कंपनी में लेबर फोर्स कितना है, ये नहीं पूछेंगे उतने से उतने टाइम में कितना लेबर फोर्स था, उतने से उतने टाइम में कितना लेबर फोर्स नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। जहां पूछा लेबर फोर्स कितना है, तो आप आज का बताओगे कि चाहे वो पहले से अभी तक का हो, आज का बताओगे 19 लेबर है अभी हमारे पास, तो वो आपका स्टॉक हो गया। और तीसरी बात, आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी। आपसे लोग हम एक कंपनी में हैं, आपका अकाउंटेंट है, आपने अपने अकाउंटेंट से पूछा कितनी कैपिटल है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि सर 31 मार्च को ये थी, 31 अप्रैल को ये है, ऐसा नहीं। आपकी कैपिटल तो फिक्स रहेगी, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स रहती है, एक बार लगाओगे तो आज की कैपिटल बताएगा वो, आपकी आज की कैपिटल कितनी है आपकी, तो वो चीज़ स्टॉक हो गई। अब क्वांटिटी और सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, एक बार मनी बैंक जो है आरबीआई के पास जितना पैसा आता है एक ही बारी में आता है ना, वो एक ही अमाउंट कितना होगा, वो बताएगा आपको, ये नहीं बताएगा डिटेल, आपको लिस्ट नहीं देगा कि मेरे को इतनी तारीख को इतना पैसा मिला, इतनी तारीख को इतना पैसा मिला, तो वो चीज़ नहीं होती इसमें। स्टॉक में होता है, वापस बोल रहा हूँ, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज़ ध्यान में रखना, स्टॉक को हमेशा मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम बैंक डिपॉजिट, आज आपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करा ये बताओगे ना, आप ये नहीं बताओगे कि यार 4 दिन पहले इतना पैसा जमा किया था, 3 दिन इतना डिपॉजिट किया था, तो आज का बताओगे कि बैंक डिपॉजिट कितना हुआ, तो बस वो बताना है बैंक डिपॉजिट कितना हुआ। ये एग्जांपल हो गया एक
वाटर, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वाटर इन ओवरहेड टैंक। आपके टैंकी के जो पानी है, ऊपर वाली टैंकी है पानी की, उसमें पानी कितना है? आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है टैंकी में पानी कितना है, आप क्या बताओगे? माँ 3 दिन पहले 3 लीटर था और आज 4 लीटर है, ये बताओगे? नहीं, आपकी मारेगी ऑब्वियस यार आपकी मम्मी, साफ सी बात है। आज का बताओगे ना कि माँ इतना आधा 4 लीटर पानी है अभी टैंकी में, ये बोलोगे। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग में रहने वाली है कि टैंकी का पानी कितना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये याद रखने का स्टॉक का, तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, वाटर इन ओवरहेड टैंक, याद रखना गाइस। और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस, मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो तो सेम ही रहेगा, एक कोई बढ़े तो नहीं जाएगा। रात को आप कोई रोड तो खोद नहीं दोगे, नहीं ना पुरानी रोड कोई टूट जाएगी। एक रोड बनी है दिल्ली से मुंबई जाने तक की, उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। आप आज जाओगे तो आज का डिस्टेंस बताओगे इतना है, अगर कल रोड बंद है बड़े रास्ते से गए तो कल दूसरे वाले रास्ते का बताओगे, तो ये तो नहीं बताओगे कि उस दिन इतना था आज इतना है। तो ये चीज़ स्टॉक में आ गई, तो ये चीज़ स्टॉक में आ गई। तो हम वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, स्टॉक को क्या कहते हैं? स्टॉक आर द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में जो मेजर्ड की जाती है वैल्यूज, उसे स्टॉक कहते हैं। तो अब हमने स्टॉक करा था, तो स्टॉक के बाद हम करते हैं फ्लो मैंने पहले भी बताया था, फ्लो मतलब एक कंटिन्यूस चीज़, एक कंटिन्यूस चीज़, और इस कंटिन्यूस चीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहना स्टूडेंट, और देखते रहना और समझते रहना, और जहाँ डाउट आए वहाँ कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, तो हम क्लियर करेंगे उसे। तो अब फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लोज आर द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब इसमें आ गई बात पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड, एक पीरियड, एक समय की बात आ गई। अब तो जहाँ हम सोचते हैं जहाँ समय आ जाए, जहाँ एक डेट या टाइम आ जाए, वहाँ फ्लो है, वो चीज़ को हम फ्लो में काउंट करते हैं। तो ये याद रखना, फ्लो आर द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड का मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड है, आप उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो फ्लो में काउंट होगा, वो फ्लो में काउंट होगा। तो मतलब इसको एक और लैंग्वेज में कहेंगे तो इट रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, इट रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, इट रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम। और अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं याद होता, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस, बड़ी बड़ी वर्ड्स याद नहीं होते, तो आप एक नंबर में ये भी लिखा होगा ना, मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो अगर जहाँ डेफिनेशन पूछी होगी वहाँ आप ये भी लिखा होगा मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, कोई आपका 1 मार्क काट नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, क्या? मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड को मेजर करता है, उसे हम फ्लो कहते हैं। जो एक स्पेसिफिक पीरियड या पर्टिकुलर पीरियड की बात जहाँ स्टार्ट हो जाए उसको हम फ्लो कहते हैं। तो फ्लो इट रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद इट हैज़ टाइम डायमेंशंस, इट हैज़ टाइम डायमेंशंस। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं था, इसमें टाइम डायमेंशन क्यों है? क्योंकि हम स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ टाइम डायमेंशंस होंगे, वहाँ टाइम डायमेंशंस होंगे, तभी हम स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं। तो और उसके बाद टाइम डायमेंशंस कैसे? एज पर आवर की बात पूछ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पर आवर भी हो सकता है, या पर मंथ की बात पूछ रहे हैं, या आपका पर ईयर की बात पूछ रहे हैं, ये एक सब पर्टिकुलर पीरियड हैं। तो उनके बारे में अगर हम पूछें कि आपकी स्टेटमेंट निकालनी है पर मंथ की, तो वो फ्लो है। आपकी वो जो आपका रिपोर्ट कार्ड आती है, रिजल्ट कार्ड आता है, तो उसको पर ईयर के हिसाब से आता है आपको। अगर ईयर में निकाला तो वो आपका रिजल्ट क्या है? एक फ्लो है, वो एक फ्लो का हिस्सा है।
तो और सबसे बड़ी बात, अगर ये पर ईयर पर मंथ टाइम इसमें इंक्लूड है तो ये डायनेमिक तो होगा ही। जिसमें टाइम इंक्लूड है तो मतलब वो चेंज होते रहता है। आपका रिजल्ट भी पहले कम आता था, फिर ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है, तो वो भी चेंज होते रहता है। तो यही चीज़ इसमें भी है, जहाँ टाइम इंक्लूड है, जहाँ टाइम इफेक्ट करता है वहाँ चेंज होता है हमेशा। वहाँ टाइम इंक्लूड नहीं करता था तो इसलिए वो स्टेट रहता था, स्टैटिक रहता था, वो स्थिर रहता था, उसमें कोई चेंज नहीं आता था। इसमें चेंज आते हैं, इट इज़ डायनामिक। और सबसे अब इनके एग्जाम्पल की बात आते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्लो क्या होता है। फ्लो का पहला एग्जाम्पल क्या है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे भी दिखाते हैं डेल्टा बना के। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है स्टॉक में चेंज। अब चेंज की बात आई तो मतलब कोई चीज़ को कंपेयर करके, कोई टाइम पीरियड्स को दोनों को माइनस प्लस करके जो चेंज आया है उसे हम स्टॉक को काउंट कर रहे हैं। वहाँ अगर हम नॉर्मल स्टॉक लिखते तो क्या होता वो? अगर हम नॉर्मल स्टॉक लिखते तो वो हमारा काउंट होता फ्लो में, स्टॉक में। अगर हमारा ये चेंज इन स्टॉक है तो ये काउंट हो रहा है फ्लो में, क्योंकि इसमें चेंज है। इसमें ये चेंज डेफिनेशन में भी है, इट इज डायनामिक, तो ये भी डायनामिक है, तो ये फ्लो हुआ। अब बात आई दूसरे एग्जांपल में, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका पर मंथ निकलता है, पर डे निकलता होगा, निकलता तो प्रॉफिट है। एक दिन का प्रॉफिट कितना हुआ, एक मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये चीज़ कंपेयर होती हैं, तो ये प्रॉफिट भी फ्लो का हिस्सा है। अब सैलरी है, आपको पर मंथ की सैलरी मिलती है, तो आपकी पर मंथ की जो सैलरी है वो हर महीने सेम आती है, तो वो भी एक फ्लो है, कंटिन्यूस चीज़ है, क्योंकि वो सैलरी कंटिन्यूस बेसिस पे मिलती है, तो वो भी एक फ्लो का हिस्सा है और वो फ्लो में आता है। अब सबसे अच्छी चीज़ जो फ्लो का एग्जाम्पल सेट कर सकता है, याद करा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है, जो हमें हमारी जितनी कैपिटल है उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लो है। वो कैसे फ्लो है ये बताते हैं कि आपने 1 लाख कैपिटल लगाई, आपको बैंक बोला है 10%, कंपनी ने बोला 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, तो वो आपको पर मंथ देगा या पर ईयर देगा? पर ईयर मान लो तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 हो गया, तो 10,000 पर हो गया, तो 10,000 आपको पर ईयर मिलेंगे। 10,000 आपको पर ईयर आपके बैंक अकाउंट में ऐड होते रहेंगे, तो मतलब वो भी एक कंटिन्यूस है, वो भी एक कंटिन्यूस चीज़ है। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी एक फ्लो है, अब इसके बाद आते हैं चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। अब तो हमें इसमें बात करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्टार्टिंग में ही चेंज आ गया। चेंज का मतलब डायनेमिक का मतलब फ्लो। बस सबसे कनेक्ट कितना है ये देखो, चेंज मतलब डायनेमिक मतलब टाइम पीरियड इंक्लूड हो गया, टाइम पीरियड इंक्लूड हो गया तो फ्लो से कनेक्ट हो गया। तो फ्लो क्या हो गया? सबसे अब फ्लो को हम बाई चार्ट लेके चलते हैं, तो फ्लो मतलब टाइम पीरियड मतलब चेंज मतलब ये एग्जांपल्स, चेंज मतलब ये एग्जांपल्स। हर चीज़ को हम स्टॉक और फ्लो में कर सकते हैं। तो गाइस, तो आज स्टूडेंट्स हमने स्टॉक और फ्लो करा, तो आप वापस एक बार स्टॉक को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद फ्लो को रिवाइज करते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास क्या है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीज़ है आपके पास वो आपकी स्टॉक है। लेकिन फ्लो क्या है? एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पीरियड आ जाए वो फ्लो है, जहाँ एट अ टाइम आ जाए वो स्टॉक है। तो स्टूडेंट, अभी हमने स्टॉक पढ़ा, फ्लो पढ़ा, तो अब हम स्टॉक फ्लो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आजकल नए सेशन चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़े चेंज टाइप के हैं और थोड़े कन्फ्यूजन करने टाइप के हैं, तो इन चीज़ों को हम ध्यान से लेके चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात अब हम करते हैं
ये चीज़ स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो। हम सोच तो नहीं रहे थे कि स्टॉक फ्लो को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन करता है। स्टॉक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है आपके पास, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो ग्रेटर है, वो बढ़ रही है, तो जो फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का वो भी तो बढ़ रहा है, वो भी तो ग्रेटर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो स्टॉक है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? फ्लो को। कैसे? क्योंकि जो ग्रेटर है स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, आपके पास पैसा बढ़ रहा है, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा परचेज करोगे, तो स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब स्टॉक इन्फ्लुएंस कर रहा है डायरेक्टली किसको? फ्लो को। स्टॉक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है फ्लो को। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो फ्लो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है किससे? स्टॉक को। वो भी डायरेक्टली कर रहा है। वो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। मतलब जो मंथली इंक्रीज हो रहा है सप्लाई ऑफ मनी में, मंथली आपकी डैड की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, लेकिन डेली आ रही है तो वो फ्लो है, लेकिन वो इंक्रीज हो रही है। आज 20 है, 20,000 मिली, अब अगले मंथ आपके पापा को 25,000 मिली, 5,000 का इंक्रीज जो है वो भी, तो उससे आपके जो सप्लाई होगी, उसकी जो आपकी क्वांटिटी होगी मनी की, वो भी तो बढ़ जाएगी। जब आप खरीदने सामान एक्सपेंस करने जाओगे तो वो जो 5,000 ज़्यादा बढ़ा है वो भी तो आप खर्च करोगे, सेव तो नहीं करोगे, वो भी खर्च करोगे। तो इसका मतलब कि आपकी इनकम भी बढ़ी तो आपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा दिए। तो इसका हम इकोनॉमी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई, मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, लीड्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। इसका मतलब कि आपकी मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज हुई मनी में, तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ मनी की वो भी इंक्रीज हो गई, वो भी खर्चे भी ज़्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए आपके। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चला कि जो फ्लो है वो भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है किसे? स्टॉक को। मतलब हम ये कह सकते हैं स्टॉक है वो भी इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को, और जो फ्लो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को। ये चीज़ें दिमाग में रखना। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर में आ जाए यस और नो, ट्रू फॉल्स या टिक मार्क, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉक है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है इस फ्लो को, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फ्लो है ये इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है, तो प्रिपेयर रखना है एग्जाम्स के लिए। अब इसके बाद हम एक रिकवर कर लेते हैं स्टॉक और फ्लो को उनके डिफरेंसेस से। इनके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मतलब हर साल स्टॉक और फ्लो के डिफरेंसेस हर साल पूछे गए हैं। तो हम अब पढ़ लेते हैं एक बार कि उसे थोड़ा हमें स्टॉक और फ्लो का और याद रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हमने लिख लिए हैं। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक। स्टॉक हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, याद रखना, स्टॉक हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं और फ्लो हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। वे है, मैनर है लिखने का, जो एग्जामिनर को, चेकर को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लगता है, तो वो वे है इस चीज़ को ऐसे लिखना। एक बॉक्स बनाना, कभी लाइन में मत लिखना है डिफरेंसेस को, बॉक्स बना के, एक मैनर है, वे है, उन चीज़ को फॉलो करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं, लेकिन मार्क्स नहीं कटेंगे आपको। कहाँ हाफ मार्क्स मिलने वाला है, वहाँ 1 मार्क्स मिलेगा इस चीज़ों को देख देख के। तो गाइज ये जो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हम पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का पहला डिफरेंस, पहला क्या है पॉइंट? मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी कि ये जो है मेजर्ड होता है पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो जो होता है मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। तो हमने पहली पॉइंट में क्या लिखा? डेफिनेशन उन दोनों की डेफिनेशन पहले पॉइंट में लिख दी, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब स्टॉक के बारे में दूसरा, अब वो कैसे रहते हैं वो इसमें दूसरे बारे में लिखते हैं। उनका नेचर लिखना होता है हमेशा दूसरे पॉइंट में, उनका नेचर डिफरेंसेस में। तो उनका नेचर क्या है? इट इज़ स्टैटिक, वो स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है। स्टैटिक मतलब स्थिर, तो वो स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एक टाइम में आपका आज मेरा हाथ ऐसा है तो ऐसा है, अगली बार ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो मतलब एक टाइम नहीं है कोई इसका, कब कैसे रख रहा हूँ वो मेरी मर्जी है। तो वो एक स्टैटिक है, मतलब वो स्टैटिक है, एक स्थिर रहता है। और ये चेंज होता रहता है, डायनेमिक रहता है। आज कितना पैसा है, अभी कल कितना पैसा है, वो चीज़ें जो जब चेंज होती हैं, टाइम पीरियड की बात होती है तो वो चेंज होती रहती हैं। तो इट इज़ डायनेमिक। अब थर्ड पॉइंट क्या है? अब इनके टाइम डायमेंशंस की बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में है स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि ये स्टैटिक है और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो इसलिए टाइम की कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो इसलिए स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन और फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशंस। फ्लो को टाइम डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है फ्लो के लिए हमेशा, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक पीरियड को लेके चलता है फ्लो, तो इसीलिए इसके टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमने लिख दिया थर्ड पॉइंट में फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशंस। अब एग्जाम्पल, फोर्थ में एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल क्या है? वेल्थ। वेल्थ आपके पास अभी कितनी है वो बताओगे आप, तो ये स्टॉक हो गया। बैंक बैलेंस, अभी का बैंक बैलेंस कितना है वो बताओगे आप, तो वो स्टॉक हो गया। और एक्सेट्रा एग्जाम्पल आपके ये हो गए। इसके 2 एग्जाम्पल दे दिया आपने। अब फ्लो के भी 2 एग्जाम्पल दे देना। जब हम ये वे है लिखने का, अगर मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल होने चाहिए। मतलब हमेशा मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो देने चाहिए, क्योंकि समझ उसी से आएगा टीचर को भी। तो लिखना 2 एग्जाम्पल हमेशा, तो 2 से तीसरा मत लिखो कोई नहीं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। और ये जितने यहाँ लिख लो, जितने लेफ्ट साइड उतने ही राइट साइड होने चाहिए, और वही पॉइंट मेजर होने चाहिए, वही कंपेयर दिखना चाहिए। तो ये डिफरेंस में साफ साफ दिखना चाहिए कि तुम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैंने स्टॉक और फ्लो को कंपेयर करा तो पहले उनकी डेफिनेशन लिखी, फिर उनका नेचर लिखा, फिर उनकी टाइम डायमेंशंस लिखी, फिर उनका एग्जाम्पल लिखे। तो वो वे है लिखने का, तो वो वे फॉलो करना स्टूडेंट्स, और वो पेपर में आपको हेल्प करेगा। तो ये जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लो का एग्जाम्पल हो गया। अब फ्लो का एग्जाम्पल सैलरी, आपके पर मंथ आपको जो सैलरी मिलती है वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होगी, तो वो भी एक फ्लो का हिस्सा होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टॉक और फ्लो कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम उस जैसा ही थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक है ये बहुत, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस मोस्टली कभी कभार आ जाते हैं, ये पेपर में 1 नंबर में आ जाते हैं। तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें हमें हमेशा डेफिनेशन ही पूछा जाता है, और इसके कभी कभार एग्जाम्पल 2-2 एग्जाम्पल पूछ लेते हैं लीकेजेस और इंजेक्शन के। तो ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा आज, और मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा दोनों की क्या होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीकेजेस स्टूडेंट्स। लीकेजेस क्या होता है? लीकेजेस से मतलब से ही पता चला, मतलब कहीं लीक है जिससे कमी होगी। इकोनॉमी में मतलब कहीं किसी आउटपुट है उसमें लीकेजेस हैं कंपनी में, तो वो उसके आउटपुट को डिक्रीज करेगी। ये समझ आ गया? तो बस यही डेफिनेशन है। लीकेजेस क्या है? दीज आर दोज वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि लीड करते हैं डिक्रीज इन आउटपुट को डिक्रीज करने में लीड करते हैं, ये वो वेरिएबल्स है। तो कैसे वेरिएबल और इनके एग्जाम्पल वेरिएबल, मतलब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल्स क्या होंगे इसके? वेरिएबल्स क्या होगा? सेविंग, आप सेव कर ले रहे हो तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका आउटपुट गिरेगा।
अगर आप सेव करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो आपका आउटपुट करेगा ही, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया, फिर आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपने सेव करते रहे, इन्वेस्ट नहीं करा तो आउटपुट डिक्रीज होते रहेगा बाय डे डे बाय डे। तो दूसरा एग्जांपल इंपोर्ट करना। अब आपने इंपोर्ट कर लिए मशीन्स, तो फिर उससे क्या होगा, उससे आपकी पैसा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपका आउटपुट धीरे धीरे कम होते रहेगा डे बाय डे। थर्ड, टैक्सेस। अब टैक्सेस इतने सारे हैं, वो तो पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस पे करते रहे, कंपनी की हालत वैसी अच्छी नहीं हो रही, टैक्सेस पे करते रही तो आउटपुट धीरे धीरे डिक्रीज होते रहा। तो मतलब जहाँ आउटपुट डिक्रीज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, लीकेज, उसे हम लीकेजेस कहेंगे। वापस पढ़ लेते हैं एक बार। दीज आर दोज वेरिएबल्स विच लीड्स टू डिक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट पे डिक्रीज होना तो मतलब लीकेजेस होना। अब उसके बाद इंजेक्शन से हमें क्या, वर्ड से मतलब क्या पता चल रहा है, मतलब हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम वर्क अच्छा करते हैं, तो बॉडी में एनर्जी आती है, तो वो मतलब एक कमी को भरता है जो इंजेक्शन होता है। तो इसी चीज़ से हम इकोनॉमी वे में, अगर हम रिटर्न वे में करेंगे तो क्या होगा वो बताते हैं। दीज आर दोज वेरिएबल्स विच लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट, जो आउटपुट में इंक्रीज करते हैं, जो वेरिएबल्स आउटपुट में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शंस। उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे अब आपने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट करा तो आपका आउटपुट इंक्रीज ही होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आउटपुट इंक्रीज होगा, उतना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो अब एक्सपोर्ट करा, आपने एक्सपोर्ट करा अपना सामान, तो आपको पैसा मिला, आपने फिर से इन्वेस्ट करा, फिर आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो मतलब एट दी एंड आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो ये भी एक वेरिएबल हो गया किसका, इंजेक्शन का। अब थर्ड, सब्सिडी। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट आपको, तो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडीज दे रही है, तो आपको किसी चीज़ में पैसे में कमी हो जाती है कहीं, तो सब्सिडीज आपको हेल्प कर देती है कि आपके वो चार्जेस कम कर देती है गवर्नमेंट। तो उस चार्जेस को कम करके आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, जहां आप 10 कर रहे थे वहां आप 12 कर रहे हो, तो जो 2 आउटपुट पड़ा वो भी बढ़ा ना। तो ये भी सब्सिडीज भी एक वेरिएबल है किसका, इंजेक्शन का। तो हमें समझ के आया लीकेजेस क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो कि डिक्रीज करते हैं आउटपुट, और इंजेक्शन क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो इंक्रीज करते हैं आउटपुट। तो वर्ड से ही समझ आएगा कि लीकेज मतलब डिक्रीज इन आउटपुट, इंजेक्शन मतलब इंक्रीज इन आउटपुट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो जो स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, वर्ड्स पे ही सब कुछ इकोनॉमिक्स है, एक वर्ड से आपको सब समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। आगे स्क्रॉल करते मत जाना, धीरे धीरे सुनोगे समझोगे तो समझ आएगा। अगर धीरे धीरे आगे स्क्रॉल करते रहो, दबा रहे हो, टैप कर रहे हो कि आगे बढ़े, उससे कोई नहीं आएगा। जुड़े रहोगे तो अच्छा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब थर्ड पॉइंट, अब हमने लीकेजेस और इंजेक्शन तो कर दिया, अब हम सर्कुलर फ्लो में करते हैं। सर्कुलर फ्लो से हमें क्या समझ आता है, वर्ड से ही। पहले हम मेरे वाले सेशंस में मैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ड्स। वर्ड क्या समझा रहा है आपको, वर्ड से आप कुछ भी कर सकते हो। सर्कुलर मतलब सर्कल से रिलेटेड है कोई, फ्लो कंटिन्यूस चीज़, मतलब जो एक चरखा चल रहा है, चरखा हिंदी में मैं समझाना चाहूँ तो एक चरखा चल रहा है। जैसे आपके मम्मी पापा ने मम्मी को पैसे दिए, मम्मी ने आपको पैसे दिए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने प्रोड्यूसर को पैसे दिए, प्रोड्यूसर ने आप जहाँ पापा काम करते हैं उसे पैसे दिए। तो वो सर्कल चलता आ रहा है, ये फ्लो ऑफ, उसे हम क्या कहेंगे, उसको नाम दे देंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो चल रहा है सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर फ्लो है
वही चीज़ अब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं, इनकम की बात नहीं करते, क्योंकि फ्लो सर्कुलर फ्लो बहुत चीज़ में हो जाता है, प्रोडक्शन में हो जाता है, इनकम में हो जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स में हो जाता है। तो उन चीज़ों को हम अभी एक्सक्लूड करते हैं, अभी हम सर्कुलर फ्लो को पढ़ते हैं। क्या होता है सर्कुलर फ्लो? रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। मतलब सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में जो फ्लो हो रहा है उसे भी सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इनकम जनरेशन में भी और एक्सपेंडिचर में भी वो भी सर्कुलर फ्लो है, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स मतलब बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। तो जो ये इकोनॉमी है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उन पे जो सर्कुलर फ्लो कर रहा है किस चीज़ का, एक्टिविटीज़ को लेके, उसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो पढ़ लिया हमने, तो सर्कुलर फ्लो से 2 चीज़ और निकलती है। कौन कौन सी चीज़ें? मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो वो फ्लो है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का होता है, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर, कमाना और खर्चा, इन दोनों का जो फ्लो है उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो इट इज़ अ फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें 2 सेक्टर आते हैं हमारे, 2 सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर। अभी हम इस एरिया तक अभी हम सिर्फ 2 ही सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो जिसमें होगी हमारी एक सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर इकोनॉमी और दूसरी कंज्यूमर सेक्टर इकोनॉमी। प्रोड्यूसर सेक्टर इकोनॉमी क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर कंज्यूम करती है। तो अब हम मनी फ्लो में कैसा सेक्टर में चलेगा, ये सर्कुलर कैसे चलेगा मनी फ्लो में? मनी फ्लो के हिसाब से तो हम देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर सेक्टर को देता है, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर सेक्टर को देखता है। तो ये याद रखना, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एरो डालना तभी नंबर मिलेंगे। और ये आता है डिफरेंसेस में आता है, मनी फ्लो क्या है, रियल फ्लो क्या है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। मनी फ्लो वो फ्लो है जो इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे दिखा सकते हैं हम? गुड्स एंड सर्विसेज से और एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर से। तो हम ये 2 चीज़ इंक्लूड करके लिखते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर को देता है और कंज्यूमर उसके बदले क्या देता है प्रोड्यूसर को? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और यही सर्कल चलता रहता है, यही सर्कल चलता रहता है। इससे गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, इन्हें कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया। तो इसके बाद हम आते हैं रियल फ्लो में। रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो वो फ्लो है जो कि गुड्स और सर्विसेज से चलता है, जो कि गुड्स और सर्विसेज से चलता है। जहाँ गुड्स और सर्विसेज की फ्लो की बात आ गई, उस फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो होता है गाइस स्टूडेंट। इसमें भी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर और एक तरफ कंज्यूमर सेक्टर। और हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड प्रोड्यूसर सेक्टर होती है और राइट साइड कंज्यूमर सेक्टर होता है। तो ये यही होता है, ये वे है और इसी में नंबर मिलेंगे। अगर आपने यहाँ लिख दिया इसे और इसे यहाँ लिख दिया तो आपके चेक भी नहीं करेगा, काट देगा टीचर, एग्जामिनर जो भी है काट देगा आपका, को पढ़ेगा भी नहीं आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये चीज़ से आपको नंबर मिलेंगे, इसका भी नंबर होता है, तो याद रखना। प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को इसमें क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? मतलब वेजेस सैलरीज देता है कंज्यूमर को, वेजेस सैलरी देता है कंज्यूमर को। वेजेस सैलरी क्यों दे रहा है? तो ये सोचने की बात है, कंज्यूमर उसे लेबर दे रहा है, कंज्यूमर उसे लेबर दे रहा है। लेबर किस में आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कारक, जो कारक हैं प्रोडक्शन के, लेबर, तो वो ये ले रहा है, इसके बदले वो उन्हें वेजेस दे रहा है। तो ये भी ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, गोल चलता रहेगा, गोल चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता, ना कि ये बंद होता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो बात आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी, प्रोड्यूसर सेक्टर होगी, यहाँ कंज्यूमर सेक्टर होगी। अब इसमें क्या है? पहले प्रोड्यूसर सेक्टर यहाँ वेजेस देगा,
कंज्यूमर सेक्टर क्या देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर दे दी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को दिए, उन्होंने वेजेस दे दी, वेजेस दे दी। अब इनसे इनका गुड्स और सर्विसेज बन गया, पहले गुड्स और सर्विसेज बन गया तो प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को फिर क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, और प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर से क्या लिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब मनी, पैसा लिया। तुम उसे पैसा दोगे वो तुम्हें खाना देगा, वो तुम्हें पैसा देगा, तुम उसे लेबर दोगे। तो ये याद रखना, लेन देन चलता रहता है, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यही है रियल फ्लो, यही है मनी फ्लो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हम वो रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, कंपोनेंट्स पढ़े उसके, फिर उसके बाद हमने स्टॉक और फ्लो पढ़ा, स्टॉक और फ्लो के बाद हमने मनी फ्लो, रियल फ्लो, लीकेजेस, इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जहाँ डाउट है वहाँ लिख दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।